Good morning all of you. We are studying here chapter number 6, that is manufacturing industry for class 10. So last class में हमने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है एक्चुअली, उसकी इम्पोर्टेंस को भी हमने स्टडी किया था। उसके बाद में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा था, अलग अलग बेसिस पे उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो उसके क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज एग्रो बेस इंडस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एग्रो बेस इंडस्ट्री में सबसे पहले हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू किया है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लास्ट क्लास में हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कवर कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। आई होप कि लास्ट जो लेक्चर है वो आपने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा होगा, समझा होगा। अगर जिन लोगों ने वो क्लास मिस कर दी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस क्लास की लिंक दे के रखी है, वहाँ से आप उसको फिर से देख सकते हो। ओके, सो आज की क्लास में हम जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर में आप एक पेंटिंग देख पा रहे हो, तो इस पेंटिंग में देखो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि नदी के किनारे कैसे जूट प्लांट को यहाँ पे हार्वेस्ट किया जा रहा है, किस तरह से फाइबर को, जूट के फाइबर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके, सेपरेट करके उसको एक बोट में बंडल के फॉर्म में रख के, मतलब उस बोट में लाद के उसको कहीं पे तो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो देखो इस जूट फाइबर से इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों को बनाया जाता है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि स्लाइड पे आप देख पा रहे हो कि अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे कैरी बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह जूट फाइबर से बनाई जाती है, जो मार्केट में बहुत आसानी से अलग अलग प्राइजेस में आपको अवेलेबल हो जाती है। और इनको यूज़ करने का अलग ही एक क्या होता है, अपना मज़ा होता है, इंटरेस्ट होता है। तो उसके साथ साथ में जो गोनीज़ वगैरह होती है, तो ये गोनीज़ भी जूट फाइबर की ही बनती है। इसके अलावा जो मैट्स होती है, तो मैट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी जूट फाइबर से ही किया जाता है। इसके अलावा जो रोप्स होते हैं, रोप्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोप्स होते हैं ये, तो ये रोप्स भी जूट फाइबर के ही बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती है, राइट, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनके जो यार्न होते हैं, तो अलग अलग कलर्स में यार्न्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, इवन बैंडेज तक इसके बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते इस चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पे जूट कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग किस टाइप से किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है ये देखेंगे हम। तो देखिए ये जूट के फार्म है, मतलब खेतों में जूट के प्लांट जो होते हैं कुछ इस तरह से प्रॉपरली ग्रो होने के बाद में देखते हैं। तो हम पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जूट का कल्टीवेशन से लेके जो हम जूट के फाइबर को क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ तक की प्रोसेस देखेंगे। तो आफ्टर प्रॉपरली ग्रोइंग ऑफ दिस जूट प्लांट, राइट, इसको प्रॉपरली क्या किया जाता है, कट किया जाता है, मतलब काटा जाता है। तो जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बात आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि खेतों में देखो किस तरह से वाटर फैला हुआ है। यहाँ पे चारों ओर आपको वाटर ही वाटर दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक की जो प्रोसेस है उसमें वाटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जिस एरिया में खेतों में वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है नियर मोर देन 120 डेज के लिए, तो उसी जगह पे एक्चुअली जूट कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जा सकती है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, राइट। जैसे हम बाकी दूसरे क्रॉप को जब कल्टीवेट करते हैं तो हमें ड्राई सीजन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इस क्रॉप के लिए ड्राई सीजन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो एक्चुअली इस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए उन जगहों को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत आसानी से मतलब थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होते हो। जैसे कि जो बड़ी बड़ी रिवर्स के बैंक है वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है, खास करके जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स है वहाँ पे किया जाता है ये। इसके बारे में जैसे हमने एग्रीकल्चर का जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें डिटेल में जूट कल्टीवेशन के बारे में कवर किया था, फिर भी कुछ बातें मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये जो क्रॉप होता है, ये क्रॉप टोटली मतलब इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे यूज़फुल होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे इसके जो मतलब टेंडर लीव्स होते हैं, जो सॉफ्ट लीव्स होते हैं, तो उसको एक्चुअली जिस एरिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है वहाँ के लोग इसको एज एन वेजिटेबल क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इसके जो ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं या ड्राई पार्ट्स होते हैं, जब ये फॉल ऑफ हो जाते हैं लैंड के ऊपर में, सॉइल में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं,
उसके कारण वहाँ पे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती रहती है। उसके अलावा जब इसको काट दिया जाता है तो इसके रूट्स सॉइल के अंदर में ही रहते हैं, तो ये जो मतलब ड्राई लीव्स एंड जो रूट्स है, तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा एक मैटर उस सॉइल को मिल जाता है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिल जाता है। हम बोल सकते हैं कि 1 एकड़ लैंड में अगर इसको कल्टीवेट किया जाए तो अबाउट 3 मेट्रिक टन का जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल सॉइल में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो क्रॉप है वो बहुत ही इको फ्रेंडली है और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। खास करके कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे एयर में से, तो उसको क्या किया जाता है, बहुत बड़े क्वांटिटी पे यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है और बहुत अच्छे क्वांटिटी में ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है बाय दिस प्लांट, राइट, एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस प्लांट का। और तीसरी बात क्या बताई मैंने कि इससे बनने वाली जो चीज़ें हैं, राइट, तो वो बायोडिग्रेडेबल होती है, वो डिकम्पोज हो जाती है आसानी से और उसकी वजह से कोई भी हमारा एनवायरमेंटल जो एलिमेंट है तो वो कोई पोल्यूट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें हम सिंथेटिक फाइबर से बनने वाली जो चीज़ें होती है, तो उससे क्या हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, पोल्यूट होता है। लेकिन जूट फाइबर से बनने वाली चीज़ों से हमारे एनवायरमेंट का कोई नुकसान नहीं होता है। सो आई होप कि ये सब जानकारी आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये। सो उसके बाद में देखिए किस तरह इसको कटिंग करने के बाद में इसको एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। उस पिक्चर में भी देख पा रहे हो आप, चारों ओर आपको वाटर देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद में इसको कुछ दिनों के लिए वाटर में छोड़ दिया जाता है, ऐसे क्लस्टर्स में बांध के वगैरह उसको अच्छी तरह से, ताकि इसके फाइबर आसानी से निकल सके बाहर में। और लास्ट स्टेप में इसको क्या किया जाता है, इन प्लांट से एक्चुअली फाइबर को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आई होप इस पिक्चर के माध्यम से पूरा जो प्रोसेस है ये कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक का ये आपके समझ में आया हो। और बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, इसके बंडल्स बना के फिर मार्केट में इसको बेच दिया जाता है या इंडस्ट्री में डायरेक्ट इसको बेच दिया जाता है। सो आई होप कि इन पिक्चर से आपको काफ़ी मदद मिलेंगी। हो सके तो इस स्लाइड का आप एक स्निप लेके रखिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्चुअली जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा था कि कैसे इंडस्ट्री का सेटअप होता है, वैसे ही बाद में इन बंडल्स को इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, यार्न को प्रोड्यूस किया जाता है, कहीं कहीं पे फैब्रिक को प्रोड्यूस किया जाता है, गोनी को प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस स्लाइड का भी एक आप स्निप लेके रखिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको मदद हो। सो आई होप कि ये जूट का कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग एंड देन आफ्टर हार्वेस्टिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ फिनिश गुड, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो। तो अभी हम मेन कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या डेटा दे के रखा है और उस डेटा को हमें समझना है, क्योंकि उसी डेटा में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो लेट्स मूव। सो ये एक मैप है, इस मैप में मैंने आपको कुछ प्लेसेस को शो करने की कोशिश की है। जैसे ये कैलकाटा है, तो कैलकाटा में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उसके बाद में एक आसाम में भी आपको देखने को मिलती है, राइट, सिलीगुड़ी करके। सो याद रखिए दोनों प्लेसेस को, बाद में हम देखेंगे और कौन कौन सा एरिया है उस एरिया में इस क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। तो जनरली ये पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल है, इस वेस्ट बंगाल में यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। खास करके यहाँ पे जो हुगली रिवर है, तो हुगली रिवर के बैंक मतलब रिवर के किनारे में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। आसाम में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी कल्टीवेशन किया जाता है। तो इस चीज़ को हम दूसरे मैप से समझेंगे। सो देखो, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में डेवलप देखने को मिलती है आपको, तो यहाँ पे देखो अलग अलग फाइबर के कल्टीवेशन के स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस मैप में ये जूट है हमारा, तो ये बिहार हो गया आपका, उसके बाद में ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। तो दे आर द 4 मेजर स्टेट, राइट। तो ये यहाँ पे 4 मेजर स्टेट है जहाँ पे क्या किया जाता है, जूट को कल्टीवेट किया जाता है और इसी एरिया में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, राइट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है यहाँ पे। सो देखते हैं वन बाय वन। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। तो ये एक बात याद रखिए, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो आफ्टर बांग्लादेश ये जो हमारा इंडिया है ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, रॉ जूट को प्रोड्यूस करने में। तो जैसे कि हमने स्लाइड में देखा था, जब हार्वेस्ट किया जाता है तो
रॉ जूट को एक्चुअली क्या किया जाता है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से, रॉ जूट से किया जाता है। और जूट के अलग अलग जो गुड्स है जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, उनको भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके मामले में पूरी दुनिया में इंडिया आफ्टर बांग्लादेश क्या है, सेकेंड नंबर पे स्टैंड करता है, राइट। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट गुड्स आफ्टर बांग्लादेश। सो दीज आर बोथ आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आर हियर, ओके, याद रखिए आप। There were 80 jute mills in India in 2010-11। अगर 2010-11 की रिकॉर्ड्स को हम चेक करें तो ये पता चलता है हमें कि हमारे इंडिया में 80 जूट मिल्स हुआ करती थी, ओके। अगर 2015-16 के अगर रिकॉर्ड चेक करते हो आप, तो यहाँ पे अभी बढ़ के 94 मिल्स के बारे में बताया जाता है कि हमारे इंडिया में 94 जूट मिल है करके। जैसे वेस्ट बंगाल में इनमें से 70 मिल्स है। देखो स्क्रीन के ऊपर में जो पॉइंट नंबर 3 दे के रखा है, तो यहाँ पे 80 जूट मिल्स की बात की गई है जो कि 2010-11 में हुआ करती थी। लेकिन रिसेंट 2015-16 के अगर आप रिकॉर्ड चेक करते हो तो वहाँ पे ये बताया गया था कि 94 जूट की मिल्स है, कंपोजिट मिल्स हमारे इंडिया में, जिसमें से वेस्ट बंगाल जो है हमारा, तो वेस्ट बंगाल में आपको अबाउट 70 मिल्स देखने को मिलती है यहाँ पे इस एरिया में, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ये वाला आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पे 10 जूट मिल्स आपको देखने को मिलती है। मैं मिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है हमारा, तो उत्तर प्रदेश में भी देखो जूट की मिल्स है, क्योंकि ये हमारा रिवर बेसिन ही है, गंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती है, राइट। तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसके बैंक में इसको कल्टीवेट किया जाता है। बिहार की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बिहार में भी यहाँ पे 3 जूट मिल्स है। उसके बाद में उड़ीसा की अगर बात करते हो आप, तो उड़ीसा भी देखो नियरिंग स्टेट है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो उड़ीसा में भी यहाँ पे कितनी आपको जूट मिल्स देखने को मिलती है, 3 जूट मिल देखने को मिलती है। इसके अलावा आसाम में 2 जूट मिल्स है, यहाँ पे 2 जूट मिल्स है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे 2 जूट मिल है। उसके बाद में त्रिपुरा, जो त्रिपुरा स्टेट है, तो त्रिपुरा स्टेट में भी यहाँ पे आपको 1 जूट मिल देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पे 94 जूट मिल्स है। लेकिन 2015 के चलते देखो अक्टूबर 31 की रिपोर्ट है शायद, तो यहाँ पे 26 मिल्स को बंद भी कर दिया गया। तो उसके अलग अलग कारण थे, मैनेजमेंट ने बताया था, जो भी मिल्स को चलाते थे उन्होंने, कि जो इसको लेबर वर्क चाहिए, तो लेबर वर्क यहाँ पे डिसिप्लिन में नहीं मिलता है, या बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है, मार्केट फैक्टर वगैरह, तो उसके कारण उन्होंने क्या कर दिया, 26 मिल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। सो आई होप कि ये जो अभी फैक्ट बताया मैंने आप याद रखोगे। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 है, तो इसको याद रखना है आपको। बाकी चीज़ें जो मैंने अभी बताई रिसेंट की, तो वो 2015-16 के रिकॉर्ड थे, तो वो भी याद रखो आप, ठीक है। 94 मिल्स हुआ करती थी 2015-16 में। सो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। सो मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलॉन्ग द बैंक ऑफ द हुगली रिवर, in a narrow belt 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड, ओके। सो देखो वेस्ट बंगाल में आपको हुगली रिवर देखने को मिलती है। एक्चुअली जो ये गंगा रिवर यहाँ पे फ्लो होती है, राइट। तो ये गंगा रिवर की जो एक ब्रांच है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, वो एक बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और एक वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है, और यहाँ पे फिर लास्ट में कोलकाता के पास में यहाँ पे कोस्ट लाइन पे क्या करती है, डेल्टा बना लेती है, राइट। तो ये वेस्ट बंगाल में जो इसकी एक ब्रांच निकलती है उसी को हम हुगली बोलते हैं एक्चुअली, और जो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है उसको हम पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ से आती है बांग्लादेश में एंटर करती है, तो जब बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र, तो उसको हम जमुना बोलते हैं। और जब ये जमुना और ये पद्मा दोनों मिल जाती है तो बहुत बड़ी एक रिवर फॉर्म होती है यहाँ पे बांग्लादेश में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। तो देखो बांग्लादेश में एक्चुअली जो रिवर का पैटर्न है, तो 2 माइटी रिवर से यहाँ पे एक बहुत बड़ी पावरफुल तीसरी माइटी रिवर बना रही है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए जूट का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल, राइट। और पहले जब हमारा इंडिया जो हुआ करता था, तो ये बांग्लादेश भी इंडिया वेस्ट बंगाल का ही पार्ट था, राइट। सो ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो इतना याद रखिए कि ये गंगा जो रिवर है,
वो जो वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो एक ब्रांच उसकी कोलकाता की तरफ निकल जाती है, उसको ही हम हुगली रिवर बोलते हैं। तो इस इस रिवर के किनारे में इसका कल्टीवेशन होता है और एक बेल्ट है 98 किलोमीटर का और 3 किलोमीटर चौड़ा है, थोड़ा सा वाइड है। तो इस एरिया में एक्चुअली इस क्रॉप को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है और जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस रिवर के किनारे में। और इसीलिए यहाँ पे ये जूट रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग जूट के मिल्स को चलाया जाता है और जो जूट मिल्स को चलाने के लिए जो यहाँ पे लेबर चाहिए या जूट के फॉर्म में काम करने के लिए जो लेबर चाहिए वो आसानी से उड़ीसा या फिर ये जो झारखंड है यहाँ से ये लेबर मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो जूट इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या हुई है, ग्रो हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। सो हम बात करेंगे यहाँ पे कि द फर्स्ट जूल मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1885 एट रिश्रा। तो देखो कोलकाता के पास में जो रिश्रा करके एक प्लेस है, वहाँ पे पहली जूट मिल को 1885 में क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था हमारा, ठीक है, बांग्लादेश मतलब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो ये जो बांग्लादेश है आज का, तो ये एक्चुअली पाकिस्तान का हमारा ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, राइट, रिमेन इन द इंडिया। बट तो हुआ क्या, तो ये जो जूट मिल्स है पार्टीशन होने के कारण जूट मिल तो हमारी इंडिया में ही रही, लेकिन जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो कितना बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है यहाँ पे, 3/4 मतलब बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में चला गया। 3/4, राइट, 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ पे चला गया, इस बांग्लादेश में चला गया आफ्टर पार्टीशन, राइट। तो ये तब हमारा ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, तब बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता था। सो आई होप कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में इंडिया का कंट्रीब्यूशन और इंडिया की जो पोजीशन है उसके बारे में आपको पता चला होगा। सो इस स्लाइड का आप एक स्निप लेके रखिए। सो सेकंड थिंग इज हियर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जूट लोकेशन इन हुगली बेसिन, राइट। तो हुगली की स्पेलिंग में देखो थोड़ा सा आपको अलग यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है अलग अलग बुक्स में। इसको लोकली यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, HOOGLI, राइट। ये भी स्पेलिंग आपको देखने को मिल सकती है और ये भी होती है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जो हुगली बेसिन में जूट कल्टीवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉक्सिमिटी का मतलब सभी चीज़ें जो चाहिए होती है एक जूट कल्टीवेशन के लिए वो नियर बाय प्लेसेस में अवेलेबल हो जाना, उसको हम यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, राइट। तो जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई है या जूट का कल्टीवेशन जिस एरिया में किया जाता है, तो ये बहुत ही मतलब नियर बाय प्लेसेस में आसानी से इसके लिए लगने वाले जो इनपुट्स है वो अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे वाटर रिसोर्सेस हो गया, लेबर वगैरह हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है आसानी से। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स होने के कारण या जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट या बाय एयर ट्रांसपोर्ट। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। और दूसरी बात, जो रोड ट्रांसपोर्ट से जितने गुड्स को हम कैरी कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में वाटर ट्रांसपोर्ट से हम बहुत ज़्यादा गुड्स को कैरी कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखते हैं यहाँ पे। आई रिपीट अगेन, जो यहाँ पे इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट की मैंने बात की है, राइट। तो इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि वाटर ट्रांसपोर्ट वेज का यूज़ करते हुए हम वाटर वेज का अगर यूज़ करते हो आप गुड्स को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा गुड्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और इसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा भी कम होता है। इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स क्या है, अवेलेबल है, सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे। और उसके बाद में रेलवे स्टेशन बहुत पास में ही है, तो वाटर वेज का यूज़ करते हुए हम रॉ जूट फाइबर्स को क्या उन रेलवे स्टेशंस तक, उन बड़े बड़े मतलब
पोर्ट्स तक उसको पहुंचा सकते हैं और बाद में उसको इंडस्ट्री में इजीली क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इस एरिया में रेलवेज का बहुत अच्छा एक नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। साथ साथ में जो हाईवेज है, नेशनल हाईवेज, तो नेशनल हाईवेज का भी मतलब रोड नेटवर्क यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो इसके कारण एक्चुअली जूट इंडस्ट्री जो है यहाँ पे, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। तो तीनों फैक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, रेलवे नेटवर्क भी अवेलेबल है, रोड नेटवर्क भी अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। सो या उसके कारण मिल तक जो रॉ मटेरियल है उसको बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। सो आई होप कि सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ हो। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अबुंडेंट वाटर फॉर द प्रोसेसिंग रॉ जूट। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में देखा था, जब जूट को कल्टीवेट करना होता है, हार्वेस्ट करना होता है, रॉ फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो वाटर की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होने के कारण रॉ को बहुत इजीली क्या किया जा सकता है, रॉ जूट को यहाँ पे इजीली क्या किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे मैंने बात की थी कि झारखंड, उड़ीसा जैसे स्टेट यहाँ पे मतलब नेबर स्टेट होने के कारण वहाँ से बहुत अच्छी तरह से क्या मिल जाता है आपको, यहाँ पे लेबर अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत सस्ते में लेबर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो जूट का कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही हार्ड वर्क का काम होता है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पिक्चर में देखा था, उससे आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात की है हमने एडजॉइनिंग स्टेट बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से आसानी से जो सस्ते लेबर यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं और यहाँ पे वाटर भी बहुत ज़्यादा अबुंडेंट क्वान्टिटी में अवेलेबल है। सो इट वॉज द थर्ड पॉइंट, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जूट, रॉ जूट प्रोसेसिंग, राइट। सो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि कोलकाता जो सिटी है यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा एक अर्बन सेंटर है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जूट इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम चाहिए या इंश्योरेंस सिस्टम चाहिए या एक पोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, मान लो कि हमें रॉ जूट को या फिर जूट के गुड्स को वगैरह कहीं पे एक्सपोर्ट करना हो, तो वाटरवेज से अगर करना है, ओवरसीज एक्सपोर्ट करना है, उसका ट्रेड करना है, तो यहाँ पे कोलकाता जैसा एक बहुत अच्छा कोस्ट लाइन पे क्या है, पोर्ट अवेलेबल हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो इन कारण से यहाँ पे ये जो हुगली बेसिन है वो काफ़ी फेमस हो चुका है इसके कल्टीवेशन के लिए, और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। तो दीज आर द फैक्टर्स, राइट, 1, 2, 3 एंड 4। सो आई होप कि ये चारों फैक्टर्स आपके समझ में आए हो। इस स्लाइड का भी आप एक स्नीप लेके रखिए। सो इन 2010-11 द जूट इंडस्ट्री वाज सपोर्टिंग 3.7 लाख वर्कर्स directly and another 40 lakh small and marginal farmer who were engaged in the cultivation of jute and mesta। यहाँ पे मेस्टा की भी बात की गई है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि मेस्टा क्या है, इसके बारे में आप जानकारी निकालोगे। सो मेनी मोर पीपल्स वेयर एसोसिएट इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई है तो इंडस्ट्री की वजह से ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, तो नहीं, यहाँ पे देखो कल्टीवेशन भी इतने लार्ज एरिया में किया जाता है कि उसके कारण अबाउट 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर एंगेज देमसेल्फ इन द कल्टीवेशन ऑफ द व्हाट, रॉ जूट, राइट। तो इस रॉ जूट के कल्टीवेशन में 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उन्होंने एंगेज करके रखा है। मतलब कितने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है और अर्बन एरिया है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। तो जैसे आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था कि मोर देन 3.5 करोड़ लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिली थी, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को यहाँ पे सपोर्ट मिला है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से, राइट। सो इसका एक स्निप लेके रखिए आप। हम बात करेंगे, मैप में देख लेते हैं कि वो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है एक्चुअली और कहाँ पे वाटर वेज अवेलेबल है। सो जैसे कि इस मैप में देख पा रहे हो आप, तो ये हमारा देखो यहाँ पे गंगा रिवर की बात की है यहाँ पे, तो दिस इज़ द गंगा रिवर। तो देखो ये वाली जो स्ट्रीम है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो ये हुगली रिवर है एक्चुअली। और यहाँ पे जब बांग्लादेश में ये एंटर कर जाती है तो ये जमुना होती है, इधर से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है ऊपर से, राइट। सो और ये जो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये आपका क्या है एक्चुअली, ये गंगा बेसिन है, ये पूरा का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का ये बेसिन है, राइट। तो इस एरिया में इसीलिए वाटर बहुत ज़्यादा अबुंडेंट अवेलेबल हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे महानदी है और उसके बाद में यहाँ पे बंकिंघम कैनल भी है, देखो यहाँ पे आंध्र में आप देख पा रहे हो यहाँ पे,
आंध्रा और ये तमिलनाडु की बॉर्डर पे ही है, कोस्ट लाइन में। तो उसके कारण ये हमारे वाटरवेज है एक्चुअली। क्या है? वाटरवेज। गंगा रिवर को भी एज एन वाटरवेज यूज़ किया जाता है, ब्रह्मपुत्रा को भी किया जाता है, यहाँ पे हुगली को किया जाता है, राइट। यहाँ पे महानदी को किया जाता है, यहाँ पे बंकिंगहम कैनल को किया जाता है। और इस एरिया में देखो बड़े बड़े पोर्ट भी है, तो वहाँ से इसको रॉ जूट को या फिर जो भी जूट के गुड्स होते हैं उसको क्या किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपके समझ में आई हो। सो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे देखेंगे, चैलेंजेस फेस बाय द जूट इंडस्ट्री। तो जूट इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस आज की डेट में फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे समझना जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज देखिए, चैलेंजेस फेस बाय द जूट इंडस्ट्री इंक्लूड द स्टीप कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में ये जो जूट इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री के जो भी प्रोड्यूस है उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है। क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से जो डेवलप कंट्री है वो सिंथेटिक फाइबर्स को प्रोड्यूस कर रही है और सिंथेटिक मटेरियल को यूज़ करते हुए अलग अलग चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उन चीज़ों के कंपैरिजन में ये जूट से बनने वाली जो चीज़ें होती है वो टिक नहीं पा रही है। क्योंकि देखो सिंथेटिक फाइबर से बनने वाली जो चीज़ें होती है वो काफ़ी मजबूत होती है और काफ़ी टिकाऊ होती है, मतलब उसकी लाइफ अच्छी होती है भली। और दूसरी बात तो ये है कि वो सस्ती भी होती है एज़ कम्पेयर टू जूट से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वस्तु होती है, उससे सस्ते होते हैं। तो उसके कारण एक्चुअली इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो मार्केट में अगर मान लो कि एक किसी सिंथेटिक फाइबर से बनी अगर आपको एक चेयर लेना है, तो वो चेयर अगर मान लो कि आपको 300-400 रुपये में मिल रही है और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो उस पर अगर पानी गिरता है, पानी में भी रखो तो वो कभी मतलब डैमेज नहीं होगी, राइट। तो लेकिन जूट से बनने वाली अगर चेयर आपने मार्केट में से परचेस की तो वो आपको 300-400 रुपये में तो पहली बात मिलेगी नहीं, वो बहुत कॉस्टली मिल जाएगी, 1000 to 1500 रुपीज़ तक आपको मिलेगी। दूसरी बात, जैसे हमने कंपैरिजन की अभी, एक प्लास्टिक की चेयर कभी पानी में कितना भी रखो उसको वो कभी ख़राब नहीं होगी, डैमेज नहीं हो। लेकिन ये पूरी संभावना है कि यहाँ पे जो जूट की चेयर होती है वो अगर पानी में रखो आप 2-4 दिन तो वो ख़राब हो जाएगी, राइट। तो भले ही प्लास्टिक से कैसे प्लास्टिक यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस दो है, क्या है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर प्लास्टिक की चेयर को आप फेंक दो बाहर तो वो डिकम्पोज नहीं होगी, तो यहाँ पे ये डिकम्पोज होती है। लेकिन इसकी जो प्राइस है या फिर इसकी लाइफ है, राइट, और ये जिस तरह से मार्केट में सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाती है, तो उस हिसाब से एक्चुअली जूट से बनी वाली जो चीज़ें होती है वो आज कंपटीशन में कहीं ना कहीं पे पिछड़ रही है, राइट। सो मेनली हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया में जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट में एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले चीज़ों के साथ में कंपटीशन करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ में बांग्लादेश एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके साथ में भी कंपटीशन हमें देनी है। उसके साथ साथ में ब्राज़ील, फिलीपाइंस, इजिप्ट और थाईलैंड, तो ये कंट्री भी क्या करती है, जूट का कल्टीवेशन और जूट से बनने वाली अलग अलग फिनिश गुड को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो इन सभी कंट्रीज़ के और वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई है, राइट। तो ये हमारे लिए कंपटीशन का एक विषय है यहाँ पे, तो इसको याद रखना है। सो वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि ये सब कंट्री कहाँ पे है। नेक्स्ट थिंग देखो, ये यहाँ पे मैंने बांग्लादेश का जानबूझ के आपको मैप शो किया है। तो एक्चुअली बांग्लादेश कहाँ पे है, तो इंडिया का नेबर कंट्री है, यहाँ पे बांग्लादेश है, आपको पता ही है, राइट। सो ये बांग्लादेश का मैप मैंने यहाँ पे आपको शो किया, राइट। सो देखो ये जो रेड पॉइंट्स बना के दिखाए, तो ये सभी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोकेशंस है। तो देखो किस तरह से ये जो गंगा रिवर है, तो ये जो ब्रह्मपुत्रा है ऊपर से आई है, राइट। तो ये और जो दूसरे रिवर के सोर्सेस है यहाँ पे कितना ज़्यादा वाटर अबुंडेंट अवेलेबल हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे जूट का कल्टीवेशन एरिया बहुत ज़्यादा सेक्टर पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसीलिए जूट प्रोसेसिंग मिल्स भी आपको बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो ये एक हमारे लिए कंपटीशन का सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ है, जैसे कि ये ब्राज़ील है, आप मैप में देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्राज़ील को मैंने शो किया है। सो दिस इज़ द ब्राज़ील, राइट, दिस इज़ ब्राज़ील। देन आफ्टर आपका फिलीपाइंस, देखो आप कहाँ पे है, सॉरी ये इजिप्ट के बारे में बताया मैंने, ये आपका अफ्रीकन कंट्री है, दिस इज़ इजिप्ट।
सो इसकी मैप लोकेशन आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। इसके अलावा ये देखो आपका थाईलैंड है, थाईलैंड इज द नेबरिंग कंट्री ही है हमारी, राइट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आती है ये भी। इसके अलावा ये इंडोनेशिया, सॉरी ये क्या है, फिलीपाइंस है। मैप में देख लीजिए आप अच्छी तरह से, और एक ब्लैंक मैप में ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए आप कि ब्राज़ील कहाँ पे है, इजिप्ट कहाँ पे है, राइट, बांग्लादेश कहाँ पे है, थाईलैंड कहाँ पे है, फिलीपाइंस कहाँ पे है। तो ये पता होना चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर, क्योंकि ये याद रखने में काफ़ी मदद मिलेंगी अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। तो इस स्लाइड का भी एक स्निप लेके रख सकते हो आप। सो अभी कुछ ऑब्जेक्टिव है नेशनल जूट पॉलिसी के, ताकि हमारे इंडिया में जूट के कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, उसका एक्सपांशन होना चाहिए, ताकि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी प्रॉपरली ग्रोथ हो सके और उसके ग्रोथ में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम बढ़ा सके। तो इसके लिए कुछ नेशनल पॉलिसीज़ को चलाया गया। तो देखो, द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकिंग। तो जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर से बनने वाली जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट को क्या करती है, पोल्यूट करती है। तो गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अभी बहुत सारे प्लास्टिक से बनने वाली जो चीज़ें होती है तो उसके ऊपर में बैन करके रखा है। जैसे कैरी बैग्स को, प्लास्टिक से बनने वाली जो कैरी बैग्स वगैरह होती है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी लोग भी दूसरे अल्टरनेटिव्स को यहाँ पे खोज रहे हैं। तो उसमें ये जो मतलब जूट फाइबर होता है, तो जूट फाइबर से बनने वाली चीज़ों को हम यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं, और इसीलिए अभी जूट फाइबर की क्या डिमांड अभी मार्केट में बढ़ रही है। तो ये नेशनल पॉलिसी की वजह से ही हुआ है। तो जूट को ध्यान में रखते हुए इसी पॉलिसी को क्या किया गया है, यहाँ पे डेवलप किया गया है। सो टू स्टिमुलेट द डिमांड प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। और ये जो हमारे देश में जिस प्रकार से अभी जूट की डिमांड बढ़ रही है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे देश के अलग अलग एरिया में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, और जिसकी मदद से जो जूट के प्रोड्यूस है मार्केट में वो इजीली मैन्युफैक्चर्ड होके अवेलेबल हो जाने चाहिए। इसीलिए इसको डाइवर्सिफाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस नेशनल पॉलिसी का ये एम ही है। सेकेंड थिंग, इन 2005 की अगर बात करते हैं तो नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, राइट। तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्टिविटी होती है तो उसके ऊपर में एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था कि 2015 की अगर बात करते हो आप, राइट, तो हमें ये पता चलता है कि 2015 में देखो बहुत सारी इंडस्ट्री क्या हो गई, बंद हो गई। तो जैसे ओवरऑल आई थिंक 26 इंडस्ट्री के बारे में मैंने बोला था कि 26 इंडस्ट्री को यहाँ पे बंद कर दिया गया था। तो क्यों बंद कर दिया गया था, तो इसका कारण एक प्रोडक्टिविटी है। देखो, प्रोडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आप आसानी से समझ लो इसको। एक्चुअली जो प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन में क्या होता है, आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे इनपुट से लेके आउटपुट तक जो भी इंडस्ट्री में प्रोसेस चलती है उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इनपुट से लेके आउटपुट तक किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने तक जो भी प्रोसेस चलती है तो उस प्रोसेस को एक्चुअली हम प्रोडक्शन बोलते हैं। और इस प्रोडक्शन को जब मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेबिलिटी, एबिलिटी, राइट, तो उस मेजरमेंट को एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, राइट। तो मतलब कितने कम से कम इनपुट्स को लेके अपने मैक्सिमम आउटपुट दिया है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो प्रोडक्टिविटी से ये बात, इस चीज़ को मेज़र किया जाता है कि कितने कम संसाधन को यूज़ करते हुए आपने किसी वस्तु को बनाया है। तो इस बात के ऊपर में आज की डेट में फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि जो मार्केट में आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस आउटपुट के लिए कितना कम समय ले रहे हो, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी को आप कितने कम पैसे में क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। जैसे कि इसका एक सिंपल फार्मूला मैं बता दूँ आपको कि सिंपल फार्मूला क्या है प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का। तो देखो, जैसे आउटपुट, जो भी आउटपुट आएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जब करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट थिंग बोलेंगे। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, राइट। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आपने 400 रुपीज़ का यहाँ पे क्या किया, गुड्स प्रोड्यूस किया। कितने रुपीज़ का,
400 रुपीज़ का गुड्स प्रोड्यूस किया आपने, और उसके लिए मान लो कि 100 रुपीज़ का आपको खर्च आया पूरा इनपुट, तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी 4 आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर 4 आएगा। तो 4 इज़ द प्रोडक्टिविटी, 4 इज़ द प्रोडक्टिविटी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो। व्हेन वी टेक द रेशो ऑफ आउटपुट विथ इनपुट, राइट, आउटपुट और इनपुट का जो रेशो होता है एक्चुअली उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी इन द सेंस ऑफ टेक्सचर क्या है, उसकी लाइफ क्या है, उसकी शेप एंड साइज क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्वालिटी में देखी जाती है। क्वालिटी अलग अलग एस्पेक्ट पे हम इसको डिस्कस करते हैं। एंश्योरिंग गुड प्राइसेस, प्राइसेस अच्छी होनी चाहिए टू द जूट फार्मर्स एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर। तो पर हेक्टर इसका प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, जो भी प्रोड्यूस होता है वो। तो ये सब चीज़ें 2005 में जो नेशनल जूट पॉलिसी को फार्मूलेट किया गया था उसमें ये टारगेट किया था कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब मैक्सिमम केपेबल इसमें लेबर को यूज़ करना चाहिए, टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा मिले एज़ कम्पेयर टू इनपुट, राइट। सो आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आपके समझ में आए हो। सो द मेन मार्केट आर, इसका मार्केट देखो कहाँ कहाँ पे इसकी जो डिमांड है, यूएसए में है, कनाडा में है, घाना में है, सऊदी अरेबिया में है, यूनाइटेड किंगडम में है और ऑस्ट्रेलिया में है, राइट। सो इसके अलावा देखो द ग्रोइंग ऑफ ग्लोबल कंसर्न फॉर द एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। तो देखो जैसे मैंने पहले ही समझाया कि जिस तरह से ये जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके। तो इसका एक अल्टरनेटिव जूट इंडस्ट्री हो सकता है, इसीलिए आज की डेट में जूट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्कोप है और मार्केट भी बहुत अच्छा है। सिर्फ इसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर में काम करना चाहिए। आई रिपीट अगेन, अगर जूट इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी के ऊपर में काम किया जाए तो जो एक आज ग्लोबल डिमांड है, इतना बड़ा मार्केट है, उसके नीड्स को पूरा किया जा सकता है। सो आई होप कि प्रोडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो। इसके अंदर में सिर्फ क्या किया जाता है, मैक्सिमम स्किल्स को यूज़ किया जाता है टू टेक द आउटपुट, टू टेक द प्रोडक्शन, राइट। ये बात याद रखना है आपको सिर्फ इजीली, राइट। सो मैप में देखते हैं कि ये जो कंट्री की बात की है, यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ पे लोकेट है। सो देखो ये हमारा अमेरिका है, उसके बाद में यहाँ पे कनाडा है। आप मैप को ध्यान से देखिए, ये वाला रीजन जो है यूनाइटेड किंगडम वाला है, रेड सर्कल में दिखा है, और ये येलो वाला हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका घाना मिल जाएगा आपको साउथ अफ्रीका में। देखो दिस इज़ द घाना। आप मैप में बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको शायद एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये आपका जो सऊदी अरेबिया है, और सब कवर कर लिया यहाँ पे। सो ये स्लाइड का भी एक आप स्निप लेके रखिए। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या तो फिर व्हाट्सअप कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं फिर से उस कॉन्सेप्ट को क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। सो इस स्लाइड का एक आप स्निप लेके रख लीजिए। सो आपके लिए होमवर्क है, इन 2 क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले आप स्निप ले लीजिए, ले लिया स्निप आपने, उसके बाद में इस स्लाइड का भी एक स्निप ले लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the status of India in jute production, and second is explain any 2 challenges faced by the jute industry in India, explain any 3 objective of national jute policy। देखो ये सेकंड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से आइदर और एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आई रिपीट अगेन, प्लीज़ फ्री, कोई भी मन में हेजिटेशन मत रखिए और फ्रीली आप मुझे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।